नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में हुआ भीषण हमला। सीआईएसएफ जवानों से भरी बस पर आतंकियों ने किया हमला। एक जवान शहीद, 8 हुए घायल, लेकिन 4 आतंकियों को सेना ने किया मुठभेड़ में ढेर। बड़ी खबर, 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में 7 से ज़्यादा आतंकियों को ढेर किया गया है, तैयार किया सेना ने हिट लिस्ट। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी और बोरिस जॉनसन ने दिल्ली हैदराबाद हाउस में की मुलाकात, बातचीत जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन रशिया युद्ध पे की चर्चा। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। बोरिस जॉनसन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात। भारत यूके रोड मैप 2030 को लागू करने पर हुई चर्चा, आखिर क्या है और किन किन समझौते पर हुई है मुद्दे पे बातचीत। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां ग्लोबल मेक इन इंडिया रक्षा कार्यक्रम के तहत देश में ही बनेंगे विदेशी कंपनियों के लड़ाकू विमान। सरकार का रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर पर बड़ा जोर और किया अब तक का बड़ा ऐलान। तो ये एक बड़ी अपडेट भारतीय क्षेत्र के लिए। उस बीच अगली अपडेट निकल के आ रही है। यूएस सांसद इल्हान उमर ने पीओके दौरा किया था। अब अमेरिका, भारत ने लगाई फटकार, तो अमेरिका ने कहा ये निजी दौरा था, हमने नहीं भेजा, यानी ये आधिकारिक दौरा नहीं बताया, निजी दौरा। ये बड़ी अपडेट, ये भी हम आपको बताएंगे इसके विस्तार से क्या कुछ है। इस बीच चीन को काउंटर करने के लिए ताइवान ने भी दागी ताबड़तोड़ 2 मिसाइलों का किया सफल टेस्ट। चाइना को चुनौती दे रहा है ताइवान। वहीं रशिया का बड़ा फैसला, उपराष्ट्रपति अमेरिकी कमला हैरिस और मार्क जकरबर्ग समेत कई अमेरिकी कनाडाई लोगों को किया वैन। जी हाँ, यानी रूस में एंट्री पर वैन लगा दिया है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आईएमएफ की डीएमडी गीता गोपीनाथ के बीच हुई मुलाकात, बताएंगे वो भी। इस बीच औरंगजेब के सामने गुरु तेग बहादुर चट्टान की तरह डटे रहे, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से दहाड़ा। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले जम्मू कश्मीर में सीआईएसएफ जवानों से भरी बस पर हुआ भीषण हमला। एक जवान शहीद, 8 हुए घायल, 4 आतंकी ढेर, मुठभेड़ जारी। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में मॉर्निंग शिफ्ट की ड्यूटी पर जा रहे जीआईएसएफ जवानों की भरी बस पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। ये मामला शुक्रवार की सुबह करीब 4:15 बजे का है। आतंकियों ने जवानों की बस पर जम्मू के चड्ढा कैंप के पास ग्रेनेड से हमला कर दिया था। सीआईएसएफ सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की, और हालांकि आपको बता दें जवानों ने तुरंत ही मोर्चा संभाला और आतंकियों की जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी मौके से फरार हो गए। सीआईएसएफ के सूत्रों के मुताबिक आतंकियों का प्लान बस पर हमला करके ज़्यादा से ज़्यादा जवानों को जान लेना और उनके हथियारों को नष्ट करना था, लेकिन जवाबी कार्रवाई से उनका भागना पड़ा। मिली जानकारी के मुताबिक इस हमले में सीआईएसएफ के एक जवान फिलहाल शहीद हो गए हैं, हालांकि 8 जवान घायल हुए हैं। वहीं सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी ढेर कर दिया है। आपको बता दें एएनआई ने जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से जानकारी दी है कि बारामूला एनकाउंटर में अब तक कुल 4 आतंकी मारे गए हैं। इनमें लश्कर का शीर्ष कमांडर यूसुफ कांट्रो ने साल 2020 में बीडीसी अध्यक्ष सरदार भूपेंद्र सिंह को मार डाला था, जिसे आज सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें अब तक टोटल 24 घंटे में 6 आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। आपको बता दें 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के जम्मू कश्मीर के सांबा के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को जहां मुठभेड़ हुई, जो वो जगह पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल से महज 17 किलोमीटर दूर है। ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करना और शांति बनाए रखना खासा चुनौती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनुसार बारामूला जिले के मलवा इलाके में गुरुवार सुबह शुरू हुए मुठभेड़ में अब तक 4 आतंकी ढेर किए गए हैं और कल 2 आतंकियों को मार गिराया गया था, जो कि इसमें एक लश्कर का टॉप कमांडर भी था। तो अब तक 24 घंटे में 6 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। लेकिन जम्मू कश्मीर में लगातार फिदायीन हमला जो है जारी है। वो 11 घायल हुए हैं। फिदायीन हमले की फिराक में ये दोनों आतंकी थे। हम चलते हैं एक और अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी और बोरिस जॉनसन ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में की मुलाकात हुई, बातचीत, रूसी यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत। दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बातचीत हुई है। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की कई मुद्दों पर बातचीत हुई है।
दरअसल आपको बता दें इनमें रूस यूक्रेन युद्ध मुद्दा भी बताया जा रहा है। हालांकि अभी कुछ क्लियर स्पष्ट नहीं हो पाया है किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच बातचीत कई मुद्दे पे हुई है, खास करके जम्मू कश्मीर, खास करके यूक्रेन और रशिया वर्तमान में युद्ध की सिचुएशन पर भी जो है वो बातचीत हुई है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेजी के साथ काम चल रहा है उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। हालांकि आपको बता दें बोरिस जॉनसन ने इस सम्मान को पाकर पीएम मोदी को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा भारत में आने के बाद जो सम्मान हुआ वो यूनिक था, अद्वितीय बताया और कहा है कि हम प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हैं। पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके कहा है कि आप यहाँ आए इसके लिए धन्यवाद। बोरिस जॉनसन को उन्होंने धन्यवाद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोरिस जॉनसन को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है, राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इसके साथ जॉनसन ने कहा है कि ऐसा सम्मान जो है कभी नहीं देखा, ऐसा स्वागत कभी नहीं देखा मैंने दुनिया में, कहीं ऐसा रिसेप्शन नहीं देखा, पहली बार आपको गृह राज्य को देखना अद्भुत रहा। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जोरदार स्वागत हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार स्वागत जो किया है उसको लेकर कायल हो गए हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीएम मोदी से मिले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की है। भारत यूके रोड मैप 2030 को लागू करने पर हुई है चर्चा, कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात से ठीक पहले एस जयशंकर से भी उन्होंने मुलाकात की। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग, ग्लोबल मेक इन इंडिया रक्षा कार्यक्रम के तहत देश में ही बिकेंगे विदेशी कंपनियों के लड़ाकू विमान, सरकार का रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर पर जोर। दरअसल आपको बता दें भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर पर जोर दे रही है। इसके लिए वाई ग्लोबल मेक इन इंडिया रक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और ये देश के भीतर विदेशी हथियार प्रणालियों के अधिग्रहण और उनके उत्पादन को सुगम बनाने के लिए रक्षा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया की एक श्रेणी वर्ष 2020 में इस श्रेणी को मंजूरी दे दी गई थी। आपको बता दें पिछले दिनों 11 मल्टी रोल लड़ाकू विमान MRF के निर्माण के लिए टेंडर किया गया था और अब वायुसेना का जोर है कि इन विमानों का निर्माण बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया रूट से ही हो। इन 114 MRF विमान के शामिल होने के बाद उत्तरी और पश्चिमी मोर्चे पर भारत की ताकत और बढ़ेगी। M18, F-15 और F-21 सहित 3 अमेरिकी कंपनी, रूसी कंपनी MiG-35 और Su-35 सहित फ्रांस की राफेल, स्वीडन साब ग्रिपेन और यूरो फाइटर टाइफून कंपनी पर कार्यालय में शामिल हो सकती है, तो खतरनाक तरीके से विकसित होगी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें यूएस सांसद इल्हान उमर के POK दौरे पर भारत ने लगाई फटकार। अमेरिका बोला हमने भेजा ही नहीं था। भारत ने गुरुवार को अमेरिकी कांग्रेस सदस्य इल्हान उमर को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दौरे की निंदा की है। उन्होंने अमेरिकी इल्हान उमर 20 अप्रैल से 4 दिवसीय पाकिस्तानी दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनके उत्तराधिकारी शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की है। दरअसल इस मामले पे एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा है कि डेमोक्रेटिक कांग्रेस की महिला इल्हान उमर की इस सप्ताह पाकिस्तान की यात्रा अमेरिकी राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने अपने दैनिक समाचार सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा है कि जैसा कि हम इससे समझता हूं कि प्रतिनिधि उमर अमेरिकी सरकार द्वारा प्रायोजित यात्रा पर पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहे हैं। अमेरिका का कहना है कि वो अपने व्यक्तिगत यात्रा पर पाकिस्तान गई हैं, तो यानी ये इनका निजी दौरा बताया गया है और निजी दौरे पर हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, 5 दिवसीय सम्मेलन का आज है अंतिम दिन। युद्ध के बदलते स्वरूप पर हुई चर्चा, रक्षा मंत्री ने की सेना की सराहना। दरअसल सेना के शीर्ष कमांडरों का 5 दिवसीय द्विपक्षीय सम्मेलन शुक्रवार को समाप्त हो रहा है और इन 5 दिनों में युद्ध के बदलते स्वरूप और उनके मुकाबले में देश की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। खासकर हाइब्रिड वॉरफेयर और सूचना युद्ध से निपटने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस सम्मेलन में सेना में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी फोकस किया गया है। आपको बता दें इस बीच सेना के कमांडरों के द्विपक्षीय सम्मेलन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि भारतीय सैनिक देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिकूल मौसम और शत्रुओं का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए रक्षा मंत्री ने सेना के शीर्ष कमांडरों से भविष्य में गैर परंपरागत युद्ध समेत किसी भी तरीके की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने को भी कहा है।
हम चलते हैं एक और अपडेट। चीन को काउंटर करने के लिए ताइवान ने भी दिखाई अपनी मिसाइल की ताकत, 2 मिसाइलों का किया टेस्ट। दरअसल व्लादिमीर पुतिन के मिसाइल टेस्ट के बाद नए कोल्ड वार की शुरुआत हो गई है। क्या दुनिया तबाह करने वाली मिसाइलों को ने दुनिया के 2 हिस्सों में बांट दिया। सबसे ज़रूरी और बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कोल्ड वार अब किसी भी वर्ल्ड वार में तब्दील हो सकता है। ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आज बाइडेन ने रूस के साथ अद्वैत को एक बढ़ा दिया है जिसमें रूस और चाइना और करीब आ गए हैं। दरअसल बाइडेन ने कहा है कि वो रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे और $800 मिलियन की मदद का ऐलान किया। हथियारों की नई खेप में हैवी आर्टिलरी वेपन के साथ दर्जनों हबिट्जर के साथ 1,44,000 एम्यूनिशन राउंड, इसके साथ टेक्निकल ड्रॉस भी दिए गए हैं। अमेरिका जानता है कि लंबे वक्त की तैयारी कर रहा है रूस युद्ध की। उसने कीव के बाद अपना ग्लेक पोस्ट चेंज कर लिया है, लेकिन पुतिन अगले पल क्या कर बैठे इसकी भी तैयारी करना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ तक मिसाइल की बात है, अमेरिका के पास भी रूस को टक्कर देने वाली मिसाइल मौजूद हैं। अमेरिका के पास मिनटमैन 3 मिसाइल है जो 9,600 किलोमीटर की रेंज के साथ 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। रूस की मिसाइल अगर 15 वॉरहेड ले जा सकती है तो मिनटमैन भी 3 वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। जहां तक चीन की बात करें तो चाइना के पास भी लंबी दूर की मिसाइल मौजूद है। हालांकि आपको बता दें, चीन को काउंटर करने के लिए ताइवान भी अब अपनी मिसाइल की ताकत दिखा रहा है। ताइवान ने भी 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण कर लिया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। 9वें हफ्ते में पहुंच चुका है रूसियन यूक्रेन युद्ध। दरअसल आपको बता दें, आज 27वां दिन जारी है। पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। यूरोपीय देशों के ब्लड प्रेशर तो जंग के पहले ही दिन बढ़ा हुआ है, लेकिन मारियोपोल से जो खबर आई वो अमेरिका और यूरोप के लिए बुरी खबर है। डेनेस्को की राजधानी मारियोपोल अब यूक्रेन के कब्जे में नहीं है। मारियोपोल से रूसी सैनिक और टैंकों की जो तस्वीर सामने आई हैं वो बताने के लिए काफ़ी है कि रूस मारियोपोल को जीत चुका है। मारियोपोल में रशियन टैंक फुल स्पीड से दौड़ रहे हैं। टैंक पलक झपकते ही 360 डिग्री घूम जाता है और रूस के इस टैंक का नाम T-80 है और मारियोपोल में लगातार ये टैंक जो है गरज रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए चिंता की विषय है। एक और अपडेट लेते हैं। इतना भारी भरकम मदद कर रहा अमेरिका रशिया की, तो रशिया ने अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति समेत कईयों को पर लगाया प्रतिबंध। रूस में एंट्री पर रोक लगा दी है। रूस के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग और 27 अन्य प्रतिष्ठित अमेरिकी अपने देश में प्रवेश पर रोक लगा दी है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा है कि अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन की ओर से बढ़ाए जा रहे रूसी विरोधी प्रतिबंधों के जवाब में ये कदम उठाया गया है। कमला हैरिस और मार्क जकरबर्ग के अलावा लिंक्डइन और बैंक ऑफ अमेरिका के CEO, रूस केंद्रित मेदुता न्यूज़ वेबसाइट के संपादक आदि के भी रूस में प्रवेश पर रोक लगा दिए गए। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 29 अमेरिकियों और 61 कनाडाई लोगों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिनमें दोनों देशों के रक्षा अधिकारी, व्यापारिक नेता और पत्रकार शामिल हैं। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लिस्ट में दोनों देशों की रशियोफोबिक नीतियों के लिए जिम्मेदार लोगों को शामिल किया गया है, यानी रशिया फोबिक। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। औरंगजेब के सामने गुरु तेग बहादुर चट्टान की तरह डटे रहे, हमारी आस्था को अलग नहीं होने दिया। लाल किले से PM मोदी ने 10 बड़ी बातें कही। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी कल लाल किले से बड़ा भाषण दिया। सिख गुरु के गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर राष्ट्र को संबोधित किया। इस खास मौके पर PM मोदी ने कहा है कि यहाँ लाल किले के पास में ही गुरु तेग बहादुर जी के अमर बलिदान का प्रतीक गुरुद्वारा शीशगंज साहिब भी है और ये पवित्र गुरुद्वारा हमें याद दिलाता है कि हमारी महान संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान कितना बड़ा था। PM मोदी ने कहा है कि उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई थी। धर्म को दर्शन, विज्ञान और आत्मशोध का विषय मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी थी। तो दोस्तों, इसके साथ उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 बड़ी बातें कही। PM मोदी ने कहा है कि अभी शब्द कीर्तन सुनकर जो शांति मिली वो शब्दों में अभिव्यक्त करना मुश्किल है। PM मोदी ने इसके साथ ही कट्टरता की आंधी। PM मोदी ने कहा उस समय देश में मजहबी कट्टरता की आंधी आई थी। देश को दर्शन, विज्ञान और आत्मशोध का विषय
मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के सामने ऐसे लोग थे जिन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा और अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी। उस समय भारत को अपनी अलग पहचान के लिए एक बड़ी उम्मीद थी। तो तमाम तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोला उस समय के कट्टरपंथ शासक जहांगीर जो थे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों औरंगजेब के टाइम के। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ा खाने का संकट। यूएनएससी में बोला भारत हमने अफगानिस्तान म्यांमार को मदद की, खाद्य सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। दरअसल आपको बता दें रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में खाने का संकट बढ़ गया है। युद्ध के चलते उभरे संघर्ष और भुखमरी को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एरिया फॉर्मूला मीटिंग हुई, जिनमें भारतीय मिशन की प्रथम स्नेहा दुबे ने भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन से उत्पन्न हो रही खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए हमें रचनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है। जिन चीज़ों की कमी हो रही है उन्हें उन रुकावटों से परे जाकर दूर किया जा सकता है जो हमें वर्तमान में बांध रही है। उन्होंने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान की बिगड़ती मानवीय स्थिति को देखते हुए 50,000 मीट्रिक टन गेहूं देने का फैसला किया। यानी अफगानिस्तान में हालात ख़राब हुए तो हमने ही मदद किया। ठीक इसी तरीके से भारत ने म्यांमार को भी मानवीय तौर पर समर्थन दिया और इसके साथ ही 10,000 टन चावल गेहूं दिए। स्नेहा दुबे ने कहा कि भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। साल 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने के लिए यूएनजीए के प्रस्ताव की अगुवाई का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है। सीबीआई ने सतपाल मलिक के रिश्वतखोरी के आरोपों पर दर्ज की 2 FIR। देश भर में 14 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने गुरुवार को 6 राज्यों में छापे मारे और जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों पर 2 प्राथमिकी दर्ज की। करीब 6 महीने पहले मलिक ने एक जनसभा में आरोप लगाया था कि उन्हें सरकारी कर्मचारियों के लिए समूह चिकित्सक बीमा योजना और राज्य के कीरू जल विद्युत परियोजना से संबंधित काम से संबंधित 2 फाइलों के लिए निपटाने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। राज्य सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि आरोपों की प्रारंभिक जांच के बाद उन्होंने मामले को 2 प्राथमिकी दर्ज की है और 6 राज्यों में 14 स्थानों पर छापे मारे गए हैं। इन छापेमार कार्रवाई के दौरान एक सेवारत IAS अधिकारी और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्टेशन प्राइवेट लिमिटेड के 3 पूर्व अधिकारियों से जुड़े परिसरों की तलाशी ली गई। बताया जा रहा है कि जम्मू, श्रीनगर, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, त्रिवेंद्रम, दरभंगा सहित 14 स्थानों पर निजी कंपनियां, तत्कालीन अध्यक्ष, तत्कालीन MD के तत्कालीन निर्देशकों सहित अभियुक्तों के परिसरों में तलाशी ली गई। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, भारत के विरोध के बाद इल्हान उमर के POK को अमेरिका को बताया गैर अधिकारी के, हमने आपको बताया। इस बीच एक और अपडेट, ED अंसार के खिलाफ PMLA एक्ट के तहत लेगी एक्शन। पुलिस कमिश्नर ने लिखा लेटर, जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट। दरअसल आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, जहांगीर पुलिस कमिश्नर ने ED को लिखा है लेटर। इसमें कमिश्नर ने ED को कहा है कि जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी अंसार के खिलाफ PMLA के तहत कार्रवाई की जाए। आपको बता दें इंडियन मुस्लिम लीग का डेलीगेशन जहांगीर पहुंचा है। इसी बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां अब सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही भी यही है कि ED अंसार के खिलाफ जो है PMLA एक्ट के तहत जो है वो एक्शन लेगी। पुलिस कमिश्नर ने लेटर लिखकर इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस कमिश्नर ने बाकायदा पत्र लिखा है, जी हाँ, कि जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी अंसार के खिलाफ ED कार्रवाई करे, वो भी PMLA के तहत। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है और कहीं ना कहीं तरीके से उन आतंकियों पर, उन जो घुसपैठी हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, उन पर जो है वो ED के तहत कार्रवाई होगी जो यहाँ पर आकर बसे हुए हैं और हिंदुओं के हक पर डाका डाल रहे हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दंगाई फसादियों को परास्त करने के लिए उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल अब हर राज्य में दौड़ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश से सजा चला बुलडोजर अब मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड तक पहुंच चुका है, जहां कभी भी सरकार दंगे फसाद, हिंसा व अवज्ञा से परेशान होती हैं फ़ौरन बुलडोजर चलाने का ऑर्डर दे देती हैं। जबकि पहले बुलडोजर सिर्फ अतिक्रमण हटाने के काम आता था। JCB का इस्तेमाल अक्सर सड़क मार्गों से अवरोध हटाने के लिए होता था। पहाड़ी रास्तों पर कोई पहाड़ धसक गया तो JCB मंगवाई जाती थी, मगर शक के आधार पर किसी का घर गिराने अथवा राजनीतिक विरोधियों को
परास्त करने के लिए अब ये बुलडोजर प्रयोग में लाया जाने लगा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका श्रेय लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने ही बुलडोजर अभियान शुरू किया था और यह सच नहीं है। राज चलाने का बुलडोजर मॉडल सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने पेश किया है। तो बाबूलाल गौर और यानी बुलडोजर जो है वो चल रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट। जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग और ओखला में भी चलेगा बुलडोजर, बनाई जा रही है इलाकों की सूची। दरअसल जहांगीरपुरी इलाके के बाद दक्षिणी दिल्ली के ओखला और शाहीन बाग इलाके में भी नगर निगम का बुलडोजर चलेगा। इसके लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुछ ही दिनों में ये कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए कार्रवाई का पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। उन इलाकों की सूची तैयार की जा रही है जहाँ पर अवैध निर्माण अतिक्रमण हटाए गए हैं। इस बाबत दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की सूची की सूत्रों की माने तो निगम अधिकारियों को ओखला और शाहीन बाग समेत 6 से अधिक इलाकों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की जानकारी मिली है और उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण कर रखा है। इसके अलावा कबाड़ के काम की आड़ में